आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोह के कारण तथा उनके परिणाम के ऊपर महत्वपूर्ण एवं विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी प्रीलिम्स और झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस चर्चा की शुरुआत में ही हमें उस सबसे अहम बिंदु को समझना होगा जो इस पूरे टकराव की जड़ था। मेरा मतलब है, अंग्रेजों के आने से पहले जनजातीय समाज की अपनी एक पूर्ण स्वायत्तता थी। उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से जल, जंगल और जमीन की पहचान पर टिकी थी। जी, उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था थी। बिल्कुल। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां इस प्राचीन सामाजिक और आर्थिक ढांचे से टकराईं, तो वो केवल कोई राजस्व या जमीन का विवाद नहीं था, वो आदिवासियों की पहचान और उनके अस्तित्व को मटिया-मेट कर देने वाला एक सीधा हमला था। सही कहा। और मुझे लगता है आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन भी यही है। हमें सिर्फ तारीखें या नाम याद नहीं करने हैं, हमें उस दर्द और उस विद्रोह की पूरी वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना है। एकदम सही, क्योंकि जेपीएससी जैसी परीक्षाओं में अब केवल रटे रटाए तथ्य नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसके मूल कारणों पर बात करें तो सबसे पहले आर्थिक कारणों को देखना होगा। स्रोत बताते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, स्थायी बंदोबस्त का प्रभाव बहुत ही भयानक था। जो आदिवासी समुदाय खूंटकट्टी या भूयहरी व्यवस्था के तहत सदियों से सामूहिक रूप से जमीन के मालिक थे, उन्हें अचानक बताया गया कि अब इस जमीन का मालिकाना हक किसी और का है। मतलब उन्हें उनकी ही पुश्तैनी जमीन से रातों रात बेदखल कर दिया गया। बिल्कुल, जमीन को एक बिकाऊ वस्तु बना दिया गया था। अंग्रेजों के लिए जमीन सिर्फ राजस्व यानी लगान वसूलने का एक साधन थी। और इसके लिए उन्होंने भारी कर थोप दिए। जी, भारी कर लगाए गए। बेगारी यानी बिना वेतन के जबरन मजदूरी करवाई गई। और सबसे बड़ी बात, बाहर से लाकर नए लोगों को उन जमीनों पर बसा दिया गया जिन्हें आदिवासी दिक्कू कहते थे। दिक्कू यानी बाहरी लोग जो उनका शोषण कर रहे थे। हाँ। इसके बाद अगर हम प्रशासनिक कारणों को देखें तो अंग्रेजों ने आदिवासियों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था थी, जो उनके अपने मुखियाओं की सत्ता थी, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उनकी अपनी एक पंचायत या न्याय प्रणाली होती थी ना? बिल्कुल, मुंडा मानकी जैसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर अपना ब्रिटिश कानूनी सिस्टम थोप दिया। उनके अपने मुखियाओं की जगह पुलिस थानों और दरोगाओं ने ले ली। एक ऐसी जटिल अदालत व्यवस्था जिसकी भाषा और प्रक्रिया दोनों ही आदिवासियों के लिए पूरी तरह से अनजान थी। सही कहा। इससे उनका पूरा न्याय तंत्र ही ढह गया। और सामाजिक कारणों पर गौर करें तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों और अंग्रेजों के हस्तक्षेप ने उनकी संस्कृति और पारंपरिक रीति रिवाजों को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। और एक बात जो मुझे स्रोतों में बहुत ही हैरान करने वाली लगी, वो है वनों से जुड़े उनके कानून। हाँ, फॉरेस्ट लॉज। ये बहुत ही क्रूर कदम था। मतलब लंदन में बैठे अधिकारी बस नक्शे पर एक लकीर खींचकर तय कर देते थे कि आज से ये जंगल ब्रिटानी ताज की संपत्ति है। उन्होंने झूम खेती पर ही पाबंदी लगा दी। और इसके पीछे की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। ये पाबंदी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि अंग्रेजों को इमारती लकड़ी चाहिए थी। इसका बड़ा कारण ये था कि जो किसान एक जगह टिक कर नहीं रहता, उससे लगान वसूलना ब्रिटिश अधिकारियों के लिए असंभव था। तो इसलिए उन्होंने आदिवासियों के जंगलों में जाने पर रोक लगा दी। बिल्कुल, उन्होंने झूम खेती को गैरकानूनी घोषित कर दिया ताकि आदिवासियों को एक जगह बसने पर मजबूर किया जा सके। ये नीति केवल उनका रोजगार नहीं छीन रही थी, बल्कि ये उनके देवताओं के निवास स्थान और उनकी संस्कृति पर सीधा प्रहार था। तो इन सब कारणों से जो असंतोष पैदा हुआ, उसने ही विद्रोहों को जन्म दिया। अगर हम इन जनजातीय विद्रोहों की प्रमुख विशेषताओं पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यही थी कि ये विद्रोह स्वतः स्फूर्त थे, मतलब स्पॉन्टेनियस थे। इनके पीछे कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन नहीं था। जी, स्थानीय स्तर पर ही नेतृत्व पैदा हुआ। बिल्कुल। और इनका चरित्र पूरी तरह से ब्रिटिश विरोधी होने के साथ साथ जमींदार और साहूकार विरोधी भी था। क्योंकि ये साहूकार और जमींदारी तो असल में अंग्रेजों के औजार थे जो जमीन पर उनका शोषण कर रहे थे। बिल्कुल सही। और ये संघर्ष मुख्य रूप से अपनी जमीन और अपनी पहचान बचाने की लड़ाई थी। इनमें हिंसक और अहिंसक दोनों तरह के चरण देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर जेपीएससी के विद्यार्थियों के मन में आता है जी, कि इतने अदम्य साहस के बावजूद ये विद्रोह असफल क्यों हो गए? देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि ये विद्रोह बहुत लोकलाइज थे, यानी सीमित क्षेत्रों में हुए।
एक इलाके में विद्रोह होता था तो दूसरे इलाके के लोगों को पता भी नहीं चलता था। और हथियारों का अंतर भी तो बहुत बड़ा था। हाँ, एक तरफ तीर धनुष और कुल्हाड़ी थी और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की बंदूकें और तोपें। फिर भी इनका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब कालक्रम के अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन प्रमुख विद्रोहों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं ढाल विद्रोह से। ढाल विद्रोह 1767 से शुरू होकर 1777 तक चला। ये वो समय था जब सिंहभूम के इलाके में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। सिंहभूम का इलाका? और इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ ढाल ने किया था ना? जी, जगन्नाथ ढाल। जब अंग्रेजों ने उन्हें गद्दी से हटाकर उनके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया तो जगन्नाथ ढाल ने पूरी जनता के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। पूरे 10 सालों तक लगातार संघर्ष चला और इसका परिणाम ये निकला कि इतने लंबे छापामार युद्ध के बाद ब्रितानी हुकूमत को झुकना पड़ा। 1777 में उन्हें अंततः जगन्नाथ ढाल को वापस राजा स्वीकार करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। प्रीलिम्स के नजरिए से याद रखने वाली बात है 1767 से 1777 सिंहभूम क्षेत्र और नेता जगन्नाथ ढाल। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है चुआड़ विद्रोह। ये 1769 से शुरू होकर 1805 तक जंगल महल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। चुआड़ विद्रोह का नाम आते ही रघुनाथ महतो का वो ऐतिहासिक नारा याद आता है जो उन्होंने 1769 में दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। बिल्कुल, ये नारा उस समय के हिसाब से बहुत दूरदर्शी था। इस विद्रोह में मुख्य रूप से भूमिज जनजाति के लोग शामिल थे जिन्हें अंग्रेज अपमानजनक तरीके से चुआड़ कहते थे। और इसके कारण क्या थे? मुख्य कारण वही था, पारंपरिक पुलिस का काम करने वाले पाइकों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था और बाहर से दरोगाओं की नियुक्ति कर दी गई थी। तो इसके विरोध में आम जनता, पाइक और कुछ जमींदार भी एक साथ आ गए। सही कहा। कई चरणों में चले इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को बहुत पसीना बहाना पड़ा। अंततः 1805 में जाकर जमींदारी पुलिस व्यवस्था को बहाल करने के बाद ही ये विद्रोह शांत हुआ। चलिए अब पलामू क्षेत्र की ओर चलते हैं जहां चेरो विद्रोह हुआ था। चेरो विद्रोह 1770 से लेकर 1819 तक चला। इसकी पृष्ठभूमि में पलामू की गद्दी का विवाद था। अंग्रेज अपनी पसंद का कठपुतली शासक बैठाना चाहते थे। जी, अंग्रेज गोपाल राय को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जबकि स्थानीय लोग और चेरो सरदार चित्रजीत राय का समर्थन कर रहे थे। तो चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने मिलकर विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बिल्कुल, ये विद्रोह कई चरणों में हुआ और बाद के चरणों में भूकन सिंह जैसे नेताओं ने भी इसका नेतृत्व किया। अंततः अंग्रेजों ने पलामू पर सीधा कब्जा कर लिया और 1819 में इसे पूरी तरह कुचल दिया गया। प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना जरूरी है, चेरो विद्रोह पलामू में हुआ। चित्रजीत राय और भूखन सिंह इसके प्रमुख नेता थे। अब आते हैं घटवाल विद्रोह पर, जो 1772-1773 के दौरान रामगढ़ क्षेत्र में हुआ था। ये घटवाल असल में थे कौन? भटवाल मुख्य रूप से पहाड़ी रास्तों और घाटियों के पारंपरिक रक्षक होते थे। वे रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के प्रति बहुत गहरी निष्ठा रखते थे। तो जब अंग्रेजों ने राजा मुकुंद सिंह पर सैन्य चढ़ाई की तो इन घटवालों ने अपने राजा की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। बिल्कुल, लेकिन इस विद्रोह की एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही राजा मुकुंद सिंह युद्ध में कमजोर पड़े और उन्हें भागना पड़ा, वैसे ही घटवालों का विद्रोह भी बिना किसी बड़े खून खराबे के अपने आप शांत हो गया। मतलब वफादारी पूरी तरह से व्यक्ति विशेष यानी राजा के प्रति थी, किसी बड़ी विचारधारा के प्रति नहीं। सही विश्लेषण है। अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और राजमहल की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, जहां पहाड़िया विद्रोह हुआ। यहाँ तो अंग्रेजों की कूटनीति का बहुत ही क्रूर रूप देखने को मिलता है, वो दामिने कोह का कॉन्सेप्ट। हाँ, अंग्रेजों ने 1824 के आसपास कागजी कार्रवाई करके राजमहल की पहाड़ियों के एक बड़े हिस्से को दामिने कोह यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब जो समुदाय हजारों सालों से उस जंगल में रह रहा है, उसे रातों रात घुसपैठिया बना दिया गया। इसी के खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने एक बेहद साहसिक संघर्ष छेड़ा। उन्होंने पहाड़िया सरदारों को संगठित किया। एक रानी का अपनी माटी के लिए सीधे ब्रिटिश साम्राज्य से टकरा जाना वाकई अद्भुत है। हालांकि सैन्य रूप से वे हार गईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका प्रतिरोध बहुत महत्वपूर्ण था। प्रीलिम्स के लिए याद रखें,
पहाड़िया विद्रोह, रानी सर्वेश्वरी और दामिने कोह का क्षेत्र। इसके बाद आता है सबसे लंबा और खूनी संघर्ष, तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1782 से लेकर 1821 तक चला। लगभग 40 वर्षों तक चलने वाला यह मुंडा आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह था। 40 साल, ये तो पीढ़ियों तक चलने वाला संघर्ष हो गया। इसके मुख्य कारण क्या थे? ये एक दो तरफा लड़ाई थी। एक तरफ तो अंग्रेज अपना लगान थोप रहे थे और दूसरी तरफ मुंडाओं के अपने ही नागवंशी शासक बाहरी लोगों यानी दिक्कुओं को ला लाकर उनकी जमीन पे बसा रहे थे। तो ये अपनों के ही धोखे के खिलाफ भी एक लड़ाई थी। बिल्कुल। ठाकुर भोलानाथ सिंह, रुदन मुंडा और कोंटा मुंडा जैसे कई नेताओं ने इसके अलग अलग चरणों का नेतृत्व किया। अंततः कैप्टन रफसेज और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रूर सैन्य बल का प्रयोग करके इसे दबाया। तो अभी तक हमने देखा कि आदिवासी मुख्य रूप से अपनी जमीन बचाने के लिए एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं तिलका विद्रोह की। ये 1783 से 1785 के बीच चला और ये एक पूरी तरह से आक्रामक आंदोलन था। तिलका विद्रोह पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। तिलका मांझी, जिनका वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था, उन्होंने समझ लिया था कि केवल रियायतें मांगना काफी नहीं है। वे अंग्रेजों को अपनी माटी से पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने संथाल परगना के जंगलों में एक बहुत ही मजबूत संगठन तैयार किया। संदेश भेजने के लिए साल के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। साल के पत्तों पर गुप्त चिन्ह बनाकर गांवों को एकजुट किया गया। ये तो संचार का बहुत ही शानदार तरीका था। और उनकी छापामार युद्ध नीति इतनी अचूक थी कि अंग्रेज परेशान हो गए थे। इसी रणनीति के तहत 13 जनवरी 1784 को वो ऐतिहासिक घटना घटी जब तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ से छिपकर जहरीले तीर से क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराया। क्लीवलैंड की हत्या ने कलकत्ता से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने तिलका मांझी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वे सुल्तानगंज की पहाड़ियों में छिपकर लड़ते रहे, लेकिन फिर वही हुआ, अपनों का धोखा। जी, जोरा नामक एक स्थानीय सरदार ने इनाम के लालच में उनके छिपने के ठिकाने की मुखबिरी कर दी। तिलका मांझी पकड़े गए और इसके बाद अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्हें घोड़ों से घसीटकर भागलपुर लाया गया और 1785 में आम जनता में खौफ पैदा करने के लिए उन्हें सरेआम एक विशाल बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन उनका ये बलिदान खौफ नहीं बल्कि साहस का प्रतीक बन गया। आज भी भागलपुर में उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। तिलका मांझी को भारत का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय प्रतिरोध का प्रणेता माना जाता है। उनका ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ऊंचा है। तिलका मांझी का विद्रोह एक टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ था? एकदम सही। और यहाँ ये समझना सबसे दिलचस्प है कि कैसे छोटे और स्थानीय स्तर के विद्रोह धीरे धीरे बड़े जन आंदोलनों मतलब मास मूवमेंट्स में बदल गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए थे? बिल्कुल हुए थे। 19वीं सदी आते आते जो ब्रिटिश नीतियां थीं, जैसे नई कर प्रणाली या बाहरी लोगों का प्रवेश, इन्होंने आदिवासियों के जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इसी व्यापक असंतोष ने 19वीं सदी को जनजातीय प्रतिरोध के एक चरम काल या पीक पीरियड में बदल दिया। ये संक्रमण समझना परीक्षा के लिए बहुत अहम है। प्रारंभिक परीक्षाओं में अब सिर्फ तिथियां नहीं पूछी जाती, बल्कि इन विद्रोहों की प्रकृति और ट्रेंड्स पर आधारित वैचारिक प्रश्न भी आते हैं। हाँ, और अगर हम 18वीं और 19वीं सदी के विद्रोहों में मुख्य अंतर देखें, तो शुरुआती विद्रोह स्थानीय जमींदारों या अपदस्थ राजाओं के नेतृत्व में हुए थे। मतलब उनका उद्देश्य अपनी छीनी गई सत्ता वापस पाना होता था। जी, लेकिन 19वीं सदी के विद्रोहों में अपारंपरिक आदिवासी नेतृत्व उभर कर सामने आया। ये करिश्माई नेता थे। ब्रिटिश प्रशासनिक विस्तार और नए जंगल कानूनों के कारण अब विद्रोह का पैमाना बहुत बड़ा हो गया था। और दिकुओं यानी बाहरी लोगों के शोषण ने इस आग में घी का काम किया ना। बिल्कुल। इसी कड़ी में जो सबसे पहला सुसंगठित प्रतिरोध देखने को मिलता है वो है हो विद्रोह। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से सिंहभूम और हो देशम था, जिसे कोल्हान भी कहा जाता है। वहां के आदिवासियों को लड़ाका कोल कहा जाता था, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता को लेकर बहुत सजग थे। हाँ, उनकी स्वाधीनता 1820-21 के आसपास खतरे में पड़ गई।
घटनाक्रम को अगर हम क्रोनोलॉजी में समझें तो इसकी शुरुआत सिंहभूम के राजा के एक कदम से हुई। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जी बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1820 में राजा ने मेजर रफसेज को हो आदिवासियों को अपने अधीन करने के लिए आमंत्रित किया। ये हो आदिवासियों की स्वतंत्रता पर सीधा खतरा था। इसी वजह से 1820 में मेजर रफसेज का कोल्हान में प्रवेश हुआ और चाईबासा के निकट रोरो नदी के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ। एकदम सही। हालांकि उस युद्ध में अंग्रेज हावी रहे, लेकिन हो लड़ाकों का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने प्रतिरोध जारी रखा। तो फिर अंग्रेजों को दोबारा कार्रवाई करनी पड़ी होगी। हाँ, स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। भारी तबाही के बाद अंततः हो लोगों को कंपनी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। प्रीलिम्स के नजरिए से इस संधि की शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो लोगों ने न सिर्फ अधीनता स्वीकार की, बल्कि अपने राजाओं और जमींदारों को 8 आना यानी 50 पैसा प्रति हल सालाना कर देना भी स्वीकार किया। और एक ऐसे समुदाय के लिए जिसने कभी कर नहीं दिया था, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक प्रहार था। इसके बाद जो असंतोष पनपा, उसने झारखंड के पहले सबसे सुसंगठित और व्यापक विद्रोह को जन्म दिया, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 ईस्वी तक चला। ये परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ये इतना व्यापक था कि छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम तक फैल गया था। इसमें मुंडाओं के साथ हो, चेरो और खरवाड़ जनजातियों ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन यहाँ परीक्षार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े फैलाव के बावजूद हजारीबाग का क्षेत्र इस विद्रोह से पूरी तरह अछूता रहा था। ये एक बहुत ही शानदार एलिमिनेशन फैक्ट है परीक्षा के लिए। अब अगर हम इसके कारणों की बात करें तो भूमि संबंधी असंतोष सबसे बड़ा कारण था। दिक्कुओं द्वारा भारी शोषण हो रहा था। और एक बहुत ही अजीब सांस्कृतिक हस्तक्षेप भी हुआ था। 1824 में आबकारी कर लगा दिया गया था, जिसे पचुई कहा जाता है। जी, पचुई कर। ये आदिवासियों के पारंपरिक पेय हड़िया पर लगाया गया था। हालांकि इसे बाद में हटा लिया गया, लेकिन इसने आदिवासियों के मन में गहरा रोष पैदा कर दिया था। इसी रोष को दिशा दी सिल्ली के बुधु भगत, सिंह रायमान की, बिंद रायमान की और सुरगा मुंडा जैसे मजबूत नेताओं ने। और इनका जनसंपर्क का तरीका देखिए। इस विद्रोह में एकजुटता कायम करने के लिए तीर का प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया। विद्रोही गांव-गांव तीर भेजकर लोगों को जोड़ रहे थे। संचार का ये बहुत ही अद्भुत तरीका था, लेकिन इस विद्रोह का दमन भी बहुत क्रूरता से हुआ था ना। जी, कैप्टन इम्पे ने इसे बहुत निर्ममता से दबाया। 1831 में बुधु भगत पर अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा था और अंततः कैप्टन इम्पे की सेना के खिलाफ लड़ते हुए बुधु भगत मारे गए। बुधु भगत का मारा जाना एक बड़ी घटना थी, लेकिन इस विद्रोह के जो प्रशासनिक परिणाम हुए वे परीक्षा के लिए और भी ज्यादा अहम हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि सामान्य कानून यहाँ काम नहीं करेंगे, इसलिए 1833 का रेगुलेशन 13 लागू किया गया। और फिर 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी यानी SWFA का गठन हुआ। एकदम सही। और कैप्टन थॉमस विल्किंसन इसके प्रथम एजेंट बने, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से किशुन साहिब कहते थे। इसी के तहत मानकी मुंडा पद्धति को भी मान्यता दी गई। ये प्रशासनिक सुधार तो हो गए, लेकिन असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसी समय मानभूम क्षेत्र में 1832-33 में एक और बड़ा विद्रोह हो रहा था, भूमिज विद्रोह, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा था। पर अगर हम गौर करें तो गंगा नारायण को उनकी जागीरदारी से वंचित करना एक बड़ा कारण था। और इसके साथ ही एक नया कर भी जोड़ दिया गया था, घर टकी कर। इस कर ने आम भूमिज आदिवासियों को भी गंगा नारायण के साथ खड़ा कर दिया। इस विद्रोह की शुरुआत बहुत ही नाटकीय तरीके से हुई थी। 6 अप्रैल 1832 को बड़ा भूम के दीवान माधव सिंह की हत्या कर दी गई। माधव सिंह बहुत ही अत्याचारी दीवान था। उसकी हत्या के बाद ये विद्रोह मानभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। इस विद्रोह का दमन भी उन्हीं अधिकारियों ने किया जो कोल विद्रोह में शामिल थे, कैप्टन विल्किंसन और डेंट। हाँ, लेकिन गंगा नारायण की मृत्यु अंग्रेजों के हाथों नहीं हुई। 1833 में खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह ने गंगा नारायण पर हमला किया, उनका सर काटकर विल्किंसन को भेज दिया। ये फूट डालो और राज करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण था। प्रीलिम्स के तथ्यों के हिसाब से
इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा? इसका सबसे बड़ा परिणाम ये था कि जंगल महाल जिला समाप्त कर दिया गया और 1833 में मानभूम को एक नया जिला बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब अगर हम वापस सिंहभूम क्षेत्र का रुख करें तो 1837 में हो जनजाति ने फिर से हथियार उठा लिए थे। जी, इसे पोटो हो या पोटो सरदार के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1821 में तो उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो फिर 1837 में ये विद्रोह क्यों हुआ? इसका कारण था विल्किंसन रूल। ब्रिटिश प्रशासन ने कोल्हान पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने के लिए ये नियम लागू किया, जो आदिवासियों के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप था। और इसी के विरोध में पोटोहो ने लड़ाकों को संगठित किया। 18 नवंबर 1837 का सेरेंसिया घाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है। बिल्कुल, सेरेंसिया घाटी में कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग की सेना और पोटोहो के लड़ाकों के बीच एक खौफनाक जंग हुई। तीर, कमान और आधुनिक हथियारों का ये टकराव था। अंततः अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया और 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में पोटोहो को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, ताकि पूरे इलाके में खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन ये खौफ ज्यादा दिन काम नहीं आया, क्योंकि इसके कुछ ही सालों बाद झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी विद्रोह सामने आया, संथाल हूल। संथाल हूल 1855-56 ये तो पूरे भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसका मुख्य क्षेत्र दामिन एको यानी संथाल परगना था। इस अनुभाग को अल्ट्रा डिटेल में समझना जरूरी है। इसके कारण बहुत गहरे थे। बंगाली और पठानी महाजनों द्वारा भयानक आर्थिक शोषण हो रहा था और पुलिस का भ्रष्टाचार भी चरम पर था, विशेषकर महेश लाल और प्रताप नारायण जैसे दरोगाओं का अत्याचार। जमींदार भी अपनी मनमानी कर रहे थे। जब शोषण की अति हो गई तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी बहनें फूलों और झानों ने इस ऐतिहासिक जनक्रांति का नेतृत्व किया। 30 जून 1855 को भोगनाडीह से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। जी, लगभग 10,000 संथाल हथियार लेकर जमा हुए थे और वहीं पर वो ऐतिहासिक नारा दिया गया, अपना देश और अपना राज। अपना देश और अपना राज, ये सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती थी। ये विद्रोह हजारीबाग और वीरभूम तक फैल गया था। बिल्कुल, हजारीबाग और वीरभूम में भी स्थानीय नेताओं ने कमान संभाली। विद्रोहियों ने थानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले किए। महेश लाल और प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। लेकिन इसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड जैसे अधिकारियों ने सेना के साथ मार्शल लॉ लगाकर इस विद्रोह को कुचला। हजारों संथाल शहीद हुए। सिद्धू और कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी गई। लेकिन इसके प्रशासनिक परिणाम बहुत ही दूरगामी रहे, जो परीक्षा के लिए सबसे अहम है। 1855 में संथाल परगना को एक नॉन रेगुलेटिंग एरिया घोषित कर दिया गया और इसके ठीक बाद 1856 में यूल नियम यानी यूल रूल लागू हुआ। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को पुलिस शक्तियां वापस मिल गईं। ये अंग्रेजों की एक बड़ी वैचारिक हार थी। कार्ल मार्क्स ने भी इस विद्रोह के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहा था, है ना? हाँ, कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। ये तथ्य परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। तो अब तक हमने जितने विद्रोहों की चर्चा की है, उनकी एक त्वरित तुलनात्मक समीक्षा कर लेते हैं, ताकि परीक्षार्थियों को प्रीलिम्स के लिए सब कुछ आसानी से याद रहे। बिल्कुल, एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत 1820-21 के हो विद्रोह से, क्षेत्र सिंहभूम और अंग्रेज अधिकारी मेजर रफसेज। उसके बाद 1831-32 में कोल विद्रोह, क्षेत्र छोटा नागपुर, मुख्य नेता बुधू भगत और दमनकर्ता कैप्टन विल्किंसन और इम्पे। और यहाँ एक मेमोरी ट्रिक है, 1831 और 32 के विद्रोह एक दूसरे के समानांतर चल रहे थे, क्योंकि 1832-33 में मानभूम में भूमिज विद्रोह हो रहा था, जिसके नेता गंगा नारायण थे। और इस भूमिज विद्रोह का दमन भी कैप्टन विल्किंसन ने ही किया था। फिर आता है 1837 का पोटोहो विद्रोह सिंहभूम में, जिसे कैप्टन आर्मस्ट्रॉन्ग ने दबाया। और अंत में 1855-56 का संथाल विद्रोह संथाल परगना में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। जीपीएससी में प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है, उसमें मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न बहुत आते हैं। कालक्रम या क्रोनोलॉजी सेट करने को कहा जाता है। जी, इसीलिए परीक्षार्थियों को पचुई और घर टके जैसे करों के नाम एकदम उंगलियों पे याद रखने चाहिए।
और दमनकर्ताओं जैसे विल्किंसन, आर्मस्ट्रॉन्ग और अलेक्जेंडर को सही विद्रोह के साथ सुमेलित करना आना चाहिए। ये रैपिड रिवीजन परीक्षा से ठीक पहले बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल। तो हमने हो, कोल, भूमिज, पोटोहो और संथाल विद्रोहों की पूरी पृष्ठभूमि को गहराई से समझा था। हाँ, वो सभी बहुत ही तीव्र विद्रोह थे। बिल्कुल, वे सभी मुख्य रूप से हथियारबंद प्रतिरोध थे, है ना, जहां तीर कमान से सीधा ब्रिटिश तोपों का सामना किया गया। लेकिन सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में हुए संथाल हूल के बाद झारखंड के जनजातीय इतिहास में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आया। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है रणनीति में बदलाव। अगर संथाल विद्रोह के बाद के दौर का विश्लेषण किया जाए तो जो जनजातीय प्रतिरोध था वो केवल तीरों और हथियारों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। मतलब उन्हें ये समझ आने लगा था कि सिर्फ सैन्य बल काफी नहीं है। एकदम सही। आदिवासियों को ये स्पष्ट हो गया था कि केवल हथियारों से इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए ये प्रतिरोध अधिक संगठित, वैचारिक और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में बदल गया, जो कि 19वीं सदी के अंत में और भी स्पष्ट रूप से दिखता है। जी, 19वीं सदी के अंत तक आते आते जल, जंगल, जमीन के साथ साथ अपना धर्म और अपनी पहचान, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, उसे बचाना इस प्रतिरोध का मुख्य आधार बन गया। जो जनजातीय नेता अब सामने आ रहे थे वे केवल योद्धा नहीं थे, वो सुधारक भी थे। बिल्कुल, वे समाज सुधारक और राजनीतिक नेता दोनों की भूमिका एक साथ निभा रहे थे। वे समझ चुके थे कि बाहरी शोषण से लड़ने के लिए समाज को अंदर से भी अनुशासित और मजबूत होना पड़ेगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस नई रणनीतिक लड़ाई की शुरुआत को हम सरदारी आंदोलन से देख सकते हैं। हाँ, जो कि 1858 से 1895 तक चला। ये कोई अचानक भड़का हुआ हिंसक विद्रोह नहीं था, बल्कि लगभग 4 दशकों तक चलने वाला एक लंबा और धैर्यपूर्ण संघर्ष था। छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न कोल सरदारों के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई और इसे मुल्की की लड़ाई या मिल्की की लड़ाई भी कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है अपनी मातृभूमि और अपनी पुश्तैनी जमीन की लड़ाई। देखिए, सरदारी आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझना परीक्षार्थियों के लिए बहुत रोचक है। इसके कारण वही पुरानी और गंभीर समस्याएं थीं, जमीन से बेदखली, बाहरी जमींदारों द्वारा लगातार शोषण और ब्रिटिश राजस्व नीतियां। लेकिन यहाँ जो रणनीति अपनाई गई वो बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये एक शांतिपूर्ण भूमि आंदोलन था। इन कोल सरदारों ने हथियार उठाने के बजाय कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी छीनी हुई जमीन को कानूनी तौर पर वापस पाना था। इसके लिए उन्होंने स्थानीय अदालतों से लेकर कलकत्ता तक याचिकाएं दायर की। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, भुईहरी काश्त। परीक्षार्थियों के लिए इसे सरल शब्दों में समझना आवश्यक है। भुईहरी का अर्थ है वो जमीन जिसे मूल रूप से जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया था। और ये सरदार उन्हीं जमीनों के असली मालिक थे। बिल्कुल, जिन्हें बाहरी लोगों या दिकुओं ने हड़प लिया था। सरदारी आंदोलन मुख्य रूप से 3 चरणों में चला। इसका जो प्रथम चरण 1858 से 1881 तक था, उसमें लगातार कानूनी दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। जी, और लाल लोकनाथ के माध्यम से इन भुईहरी काश्तों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया। लेकिन क्या ये सर्वे काफी था? लाल लोकनाथ द्वारा किया गया ये सर्वेक्षण एक छोटी जीत जरूर थी, लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से आदिवासियों को निराशा ही हाथ लगी। दशकों तक कानूनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी जब उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिला तो उनके भीतर का आक्रोश फिर से सुलगने लगा। और यही कारण है कि 1895 आते-आते ये सरदारी आंदोलन उस महान हलचल में समाहित हो गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उलगुलान। महान हलचल झारखंड के इतिहास और जेपीएससी परीक्षा दोनों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। 1899 से 1900 के बीच अपने चरम पर पहुंचा यह आंदोलन पिछले सभी संघर्षों का एक उग्र लेकिन बेहद संगठित रूप था। और इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, जिन्हें उनके अनुयायी सम्मान से बिरसा भगवान और धरती आबा यानी धरती के पिता कहते थे। बिरसा मुंडा ने केवल राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, उन्होंने अगस्त 1895 में एक नए धर्म सिंगबोंगा धर्म की नींव भी रखी। बिरसा मुंडा की रणनीति का ये सबसे प्रभावशाली हिस्सा था। उन्होंने महसूस किया कि समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे शराब का सेवन और अंधविश्वास आदिवासियों को कमजोर कर रही हैं।
सिंगोमोगा धर्म के माध्यम से उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश दिया और समाज को नैतिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास किया, ताकि समाज भीतर से एकजुट हो सके। बिल्कुल। और जब समाज एकजुट हो गया तब उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाया। उनके मुख्य राजनीतिक लक्ष्यों में मुंडा जनजाति की पारंपरिक खुटकट्टी व्यवस्था को बचाना शामिल था। फूटकट्टी व्यवस्था को अगर आसान भाषा में समझें तो ये सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी, यानी जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कुनबे या गांव की होती थी। ये आदिवासियों का एक तरह से रक्षा कवच था, जिसे ब्रिटिश सरकार और जमींदार तोड़कर व्यक्तिगत लगान थोपना चाहते थे। इसके अलावा बैठ बेगारी यानी बिना पैसे के जबरन मजदूरी कराने की क्रूर प्रथा का विरोध भी बिरसा आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण था। उनका स्पष्ट लक्ष्य था दिकुओं और अंग्रेजों से पूर्ण मुक्ति। इस विद्रोह की शुरुआत के घटनाक्रम भी परीक्षा के लिए अहम है। 1895 में ही बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा खतरा मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। और जब वे 1897 में जेल से बाहर आए तो आंदोलन ने एक विकराल रूप ले लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित कर छापा मार या गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके नारे आज भी इतिहास में गूंजते हैं। परीक्षार्थियों को उनका प्रसिद्ध नारा जरूर याद रखना चाहिए, अबुआ राज इटे जाना, महारानी राज टुंडू, जिसका अर्थ है कि अपना राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है। इसके साथ ही कटोंग बाबा कटोंग का आह्वान बाहरी शक्तियों को उखाड़ फेंकने का एक सीधा संकेत था। लेकिन हर महान संघर्ष में कोई ना कोई त्रासदी भी होती है। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए भारी इनाम रखा और अंततः बंदगांव के वीर सिंह महली की मुखबिरी के कारण बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 1900 ईस्वी में रांची जेल में हैजा होने की बात कहकर रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने तत्कालीन प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था। उस शहादत का प्रभाव इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार को अपने प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव करने पड़े। प्रशासन को आदिवासियों के करीब लाने के लिए 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को नया अनुमंडल बनाया गया। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बड़ा और दूरगामी परिणाम है वो है 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट का लागू होना। बिल्कुल, इस कानून ने पहली बार खूटकट्टी अधिकारों को कानूनी मान्यता दी और आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण पर सख्त रोक लगा दी। एक तरह से ये CNT एक्ट वो मजबूत ताला था जो बिरसा मुंडा के उलगुलान ने आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए लगाया था। बिरसा मुंडा ने तो राजनीतिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ ऐसे भी जनजातीय नेता थे जिन्हें लगा कि हमारी हार का मुख्य कारण हथियारों की कमी नहीं बल्कि हमारे अंदर की नैतिक और आध्यात्मिक कमजोरियां हैं। और यहीं से जन्म होता है सफा होड़ आंदोलन का, जो कि एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। जी, ये संथाल जनजाति का एक विशुद्ध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसे खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा माना जाता है। इसका नेतृत्व लाल हेम्ब्रम ने किया था, जिन्हें लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। उनके साथ पैका मुर्मू और पगान मरांडी जैसे प्रमुख सहयोगी भी थे। लाल बाबा का मानना था कि संथाल विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण लोगों में धार्मिक भावना और आत्मबल की कमी थी। इसलिए सपाहोड़ आंदोलन का पूरा जोर चारित्रिक पवित्रता पर था। उन्होंने बहुत ही सख्त नियम बनाए। आंदोलनकारियों के लिए राम नाम जपना, जनेऊ पहनना और हर आंगन में तुलसी चौरा बनाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा मांस मदिरा का पूरी तरह से निषेध किया गया। संथालों को एक सफेद झंडी दी जाती थी जो शांति, शुद्धता और एक नई पहचान का प्रतीक थी। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मांस मदिरा छोड़ने का मतलब सिर्फ धार्मिक शुद्धता नहीं था, ये अंग्रेजों की शराब नीतियों का आर्थिक बहिष्कार भी था। और अपने लोगों को नशे से दूर रखकर एक अनुशासित संगठन तैयार करने की रणनीति भी। ये आंदोलन इतना प्रभावी हो गया था कि लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन कर लिया। एक शांतिपूर्ण धार्मिक सुधार सत्ता के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इसका उदाहरण यह है कि अंग्रेज इन गतिविधियों से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने राम नाम जपने और तुलसी चौरा बनाने पर ही कानूनी पाबंदी लगा दी। धार्मिक सुधारों के साथ साथ इस दौर में कुछ स्थानीय लेकिन बहुत ही तीव्र राजनीतिक प्रतिरोध भी हुए। इनमें से एक है दिवा किशुन विद्रोह। परीक्षार्थियों के लिए
इसके नेतृत्वकर्ता और इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दिवा सोरेन और किशुन सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीणों को इकट्ठा कर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध शुरू किया गया। ये एक सीधा और साहसिक टकराव था। लेकिन यहाँ भी हमें जनजातीय समाज के भीतर की एक बड़ी त्राजेडी देखने को मिलती है, अपनों का ही विश्वासघात। बिल्कुल, ब्रिटिश वफादार लोगों ने ही दिवा और किशुन के ठिकानों का पता अंग्रेजों को बता दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सरायकेला जेल ले जाकर फांसी दे दी गई। इसके बाद अगर हम 1874 के खरवार आंदोलन को देखें तो इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। गोड्डा के तलडीहा गांव से भागीरथ मांझी ने इसे शुरू किया था। इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते हैं। ये संथालों की एक उपजाति खरवार का आंदोलन था, जिसका मूल उद्देश्य प्राचीन काल के स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना करना था। लेकिन जो बात परीक्षार्थियों को अक्सर कंफ्यूज करती है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन था या राजनीतिक भी। ये एक बहुत ही क्रमिक विकास वाला आंदोलन था। प्रारंभ में ये पूरी तरह से एक सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पर आधारित था। वे केवल सिंह बोंगा और दुर्गा की उपासना करते थे। सुअर, मुर्गा और हांडिया यानी स्थानीय शराब के सेवन का सख्त निषेध किया गया था। और सिद्धू कान्हू के जन्मस्थान को इन्होंने एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी। लेकिन कालांतर में इसके भीतर एक जबरदस्त राजनीतिक चेतना जागी। भागीरथ मांझी ने जो किया वो ब्रिटिश सत्ता को सीधी और खुली चुनौती थी। उन्होंने लगान ना देने का अभियान चलाया और खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं लगान की दरें तय करके लोगों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। एक तरह से उन्होंने अपनी एक समानांतर सरकार खड़ी कर दी थी। जी, और बाद में 1881 में जब अंग्रेजों ने जनगणना का कार्य शुरू किया तो दुविधा घोसाई के नेतृत्व में इस आंदोलन ने उस जनगणना का भी कड़ा विरोध किया। परीक्षाओं में इस आंदोलन से जुड़ा एक और बहुत ही विशिष्ट तथ्य पूछा जाता है, इसके उपासकों का विभाजन। हाँ, खरवार आंदोलन के अनुयायियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले थे सफाहोड़, जो पूर्ण समर्पण भाव से नियमों का पालन करते थे। दूसरे थे बाबाजिया या जिन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जो थोड़ा उदासीन भाव रखते थे। और तीसरे थे मेल बराबर, जो बेमन से या केवल दिखावे के लिए उपासना करते थे। यह वर्गीकरण समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इसी उथल-पुथल वाले दौर में 1880 के दशक में एक और गूंज सुनाई देती है खड़िया आंदोलन की। 1880 ईस्वी में तिलंगा खड़िया के नेतृत्व में यह तिलंगा खड़िया विद्रोह शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन की शोषक नीतियों, लगातार बढ़ते लगान और आदिवासियों के अधिकारों के हनन के खिलाफ खड़िया जनजाति ने एकजुट होकर ये प्रतिरोध किया। परीक्षार्थियों को विशेष रूप से इस आंदोलन का वर्ष 1880 और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम कंठस्थ रखना चाहिए। तो इन सब का क्या अर्थ है? जब हम इन सभी सुधारवादी और राजनीतिक आंदोलनों की कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। और वो घटना है टाना भगत आंदोलन। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि महात्मा गांधी के भारत आने से काफी पहले ही झारखंड के सुदूर जंगलों में विशुद्ध रूप से अहिंसक सविनय अवज्ञा का प्रयोग हो रहा था। 1914 से 1919 तक चलने वाले इस आंदोलन के जनक जतरा भगत थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले में हुआ था। इतिहासकार इसे बिरसा आंदोलन का ही एक विस्तार या उसका वैचारिक उत्तराधिकारी मानते हैं। उरांव जनजाति से जुड़ा ये आंदोलन मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसे समाजशास्त्र की भाषा में संस्कृतिकरण कहा जाता है। जतरा भगत ने आत्मशुद्धि पर अत्यधिक बल दिया। धार्मिक नियमों के तहत केवल धर्मेश यानी ईश्वर की पूजा का विधान रखा गया। इसमें भी मांस मदिरा पर पूर्ण पाबंदी थी। यहाँ तक कि पारंपरिक आदिवासी नृत्यों को भी रोक दिया गया ताकि समाज पूरी तरह से अनुशासित और एकाग्र रहे। और इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील खूबी महिलाओं का नेतृत्व था। सिसई क्षेत्र की देवमनिया जैसी महिलाओं ने टाना भगत आंदोलन में आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभाई, जो तत्कालीन समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। और इसका जो राजनीतिक प्रतिरोध था वो पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। इन टाना भगतों ने बिना कोई हथियार उठाए जमींदारों के लिए बेगारी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कोई भी कर या टैक्स देने से मना कर दिया। ये सीधे तौर पर असहयोग और सविनय अवज्ञा थी। इसी वैचारिक समानता के कारण जब 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ तो टाना भक्तों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस तरह यह एक ऐसा क्षेत्रीय जनजातीय आंदोलन बन गया जो सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा से जुड़ गया। इसी गांधीवादी प्रभाव की एक और झलक हमें 1930 के दशक में हरि बाबा आंदोलन में देखने को मिलती है। 1931 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में दुका हो, जिन्हें हरि बाबा भी कहा जाता था, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। यह हो जनजाति का आंदोलन था और इसमें सिंगराय, बामिया, हरि और दुला जैसे प्रमुख सहयोगियों ने साथ दिया। इसका मुख्य उद्देश्य सरना धर्म, जो आदिवासियों का प्रकृति आधारित मूल धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करना और समाज को बुराइयों से मुक्त करना था। हरि बाबा आंदोलन में शांतिपूर्ण सुधार और उग्र विरोध का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो शुद्धता की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जब आंदोलन आगे बढ़ा तो उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उनके अनुयायियों ने सरना स्थलों के पेड़ काटने शुरू कर दिए, जो उनके अपने ही पवित्र स्थल थे। इसके साथ ही ब्रिटिश प्रशासन के संचार तंत्र को पंगु बनाने के लिए उन्होंने टेलीफोन लाइनों को काटना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि वे ब्रिटिश सत्ता को नुकसान पहुंचाने के आधुनिक तरीके भी अपना रहे थे। और अंत में इन विद्रोहों के ऐतिहासिक प्रभाव को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या ये विद्रोह सच में असफल थे? क्योंकि इतिहास की किताबों में अक्सर इन्हें कुचल दिया गया ऐसा लिखा जाता है। सैन्य रूप से भले ही ये कुचल दिए गए, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये असफल नहीं थे। इन प्रतिरोधों ने ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। जैसे 1800 ईस्वी में जमींदारी पुलिस व्यवस्था की पुनर्स्थापना करनी पड़ी। बिल्कुल, प्रशासन में सुधार करने पड़े, सुरक्षात्मक कानून बनाने पड़े और सबसे बड़ी बात, इन शुरुआती विद्रोहों ने जनजातीय अस्मिता और चेतना की जो आग जलाई, उसी ने आगे चलकर बिरसा मुंडा के उलगुलान और संथाल हूल जैसे विशाल आंदोलनों की मजबूत नींव रखी। देखिए, परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इतने सारे आंदोलनों, नेताओं, वर्षों और जनजातियों को एक साथ याद रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए एक मजबूत तुलनात्मक विश्लेषण और मानसिक खाका बनाना बहुत आवश्यक है। एक टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जिसमें आंदोलन का नाम, उसके प्रमुख नेता, शुरू होने का वर्ष, संबंधित जनजाति और उसका मुख्य उद्देश्य शामिल हो। उदाहरण के तौर पर आप 1874 के खरवार आंदोलन की तुलना 1870 के दशक के सफाहोड़ आंदोलन से कर सकते हैं। खरवार आंदोलन जहां भागीरथ मांझी के नेतृत्व में राजनीतिक रूप ले लेता है और लगान वसूली तक पहुंच जाता है। वहीं सफाहोड़ आंदोलन लाल बाबा के नेतृत्व में मुख्य रूप से चारित्रिक शुद्धता और धार्मिक आचरण पर केंद्रित रहता है। इसी तरह संथाल और कोल जैसे पूर्णतः सशस्त्र विद्रोहों के स्वरूप की तुलना टाना भगत जैसे शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों से की जानी चाहिए। इस तरह से तुलना करने पर प्रारंभिक परीक्षाओं में विकल्पों को चुनने में कोई दुविधा नहीं होती। एकदम सही। आइए इसी रणनीतिक आधार पर एक रैपिड रिवीजन करते हैं ताकि सारे महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएं जो सुन रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले प्रमुख नेताओं पर नजर डालते हैं। बिरसा मुंडा, इनका नाम आते ही उलगुलान, सिंह बुंगा धर्म, खूंट कट्टी अधिकारों की रक्षा और सबसे महत्वपूर्ण 1908 का CNT एक्ट याद आना चाहिए। दूसरे हैं जतरा भगत, जिनका संबंध 1914 के उरांव जनजाति के टाना भगत आंदोलन से है, जो कि कर न देने और अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए जाना जाता है। तीसरे महत्वपूर्ण नेता भागीरथ मांझी हैं, जो 1874 के खरवार आंदोलन से जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर स्वयं लगान वसूला था। कालक्रम या क्रोनोलॉजी के नजरिए से वर्षों का रिवीजन भी उतना ही अहम है। 1874 खरवार आंदोलन का वर्ष है। 1880 खड़िया आंदोलन का समय है। 1995 से 1900 के बीच का समय बिरसा मुंडा के उलगुलान का चरम काल है। इसके बाद 11 नवंबर 1908 वो ऐतिहासिक तारीख है जब CNT एक्ट लागू हुआ। और फिर 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। आने वाले JPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पैटर्न पर अगर हम विचार करें तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। एक सूची में नेताओं के नाम होंगे और दूसरी सूची में उनके आंदोलनों के नाम। इसके अलावा कालक्रम को सजाने वाले प्रश्न भी बन सकते हैं कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ। जनजातियों की उपशाखाओं पर भी पैनी नजर रखें, जैसे ताना भगत का संबंध उरांव जनजाति से था और सफाहोड़ आंदोलन संथालों की एक उपजाति का आंदोलन था। यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें
और ऐसे ही जेपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए एआई एग्जाम चौपाल को सब्सक्राइब अवश्य करें।